हाय, मैं आर.के. सिंह आप सभी का फिर से एक बार अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए हैं भाषा और लिपि के बारे में, वहां आपको हम व्याकरण का परिभाषा भी बताए थे। अब वहां पे हम लोग पढ़े थे कि व्याकरण जो था उसे हम लोग 3 खंड में बांटे हैं। तो जब व्याकरण को हम 3 खंड में बांटते हैं, व्याकरण को कितने खंड में बांटे? वहां पर 3 खंड में। तो सबसे पहला जो हम लोग का खंड था वह था वर्ण विचार। तो यहाँ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पहले खंड वर्ण विचार पर आज यह वीडियो रहेगा, आज का यह क्लास रहेगा। आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें और अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करें। तो मेरे पास बहुत से कॉल आ रहे हैं मेरे विद्यार्थी का कि सर लॉकडाउन है, इसमें हम लोगों का सिलेबस समाप्त होगा या नहीं होगा। तो उन सभी विद्यार्थी को मैं आश्वासन देना चाहता हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से कि मैं आर.के. सिंह आप लोगों को यह विश्वास दिला रहा हूं कि आप मेरे पिछले सेशन के जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे आप एक बार पूछ सकते हैं मेरे सिलेबस के बारे में। और आपको भी पता होगा कि जितना दिन भी क्लास चला है उसमें आपका सिलेबस बहुत आगे तक हम लेके गए हैं। मुझे भी इस बात की बेहद दुख है कि हम लोगों के यहाँ इतने दिन क्लास बंद है, लेकिन हमारी सरकार के पास, हमारे गवर्नमेंट के पास, हम लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है लॉकडाउन के अलावा इस कोविड-19 बीमारी में। तो मैं आपको फिर एक बार यह याद दिलाता हूं कि 3 मई को जब हमारा लॉकडाउन खत्म होगा, हम लोग सेफ रहेंगे, तो फिर से क्लास चलेगा। और आप मुझसे इतने दिनों से जुड़े हैं तो आप यह विश्वास रखिए कि आपका सिलेबस समय पर समाप्त होगा। जो क्लास बंद है, तो जिसका क्लास 1 घंटा का चलता था वो क्लास हम 2 घंटा के लिए चलाएंगे, एक्स्ट्रा क्लास चलेगा। ऐसी कोई बात नहीं, आपके मन में ये मोनोपोली नहीं होना चाहिए कि सर पहले एक्स्ट्रा पढ़ाते थे अब सिर्फ सिलेबस पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं होगी। आपको जितना क्लास आप फर्स्ट दिन आए हैं, जितना अच्छा क्लास आपको लगा होगा, अंतिम दिन तक वैसा ही क्लास कराएंगे। यह मेरा अपना दायित्व है, कर्तव्य है कि आपका सिलेबस हम समय पर समाप्त करेंगे। आप सब बिल्कुल ना घबराएं। और ऐसे हम हर टॉपिक का वीडियो बनाना, रोज वीडियो बनाना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं वीडियो बना के समझा रहा हूं, बता रहा हूं, कुछ सिखा रहा हूं। और सब किसी के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है, सब कोई इसका फायदा नहीं ले रहा है, वो भी बिल्कुल ना घबराएं। आपको के क्लास में हर चीज बताया जाएगा, विस्तार से बताया जाएगा, आपका सिलेबस खत्म किया जाएगा। यह हमारी सबसे पहली दायित्व है। आप बिल्कुल ही टेंशन ना लें कि सर आप कॉल करके, या ऐसे बिल्कुल ना टेंशन लें, चाहे वह मेरे 10th के विद्यार्थी हो या 12th के विद्यार्थी हो। बिहार सरकार आपकी परीक्षा 2021 फरवरी में ले या मार्च में ले, आपका सिलेबस समय पर समाप्त होगा, रिवीजन होगा। जो क्लास 1 घंटा चला है उस क्लास को 2 घंटा चलाया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास चलाया जाएगा, लेकिन आपका सिलेबस समाप्त होगा। तो फिर चलिए हम लोग यहाँ पे अगले टॉपिक पे बात करते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं वर्ण विचार। देखेंगे वर्ण विचार जो है यह व्याकरण की वह विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनने के नियमों का वर्णन हो। यह एक विभाग है। और किसका विभाग है जी? व्याकरण का। और यह व्याकरण में का कई विभाग? 3 गो खंड। तीसरा खंड में यह पहला खंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यह व्याकरण का हमारा पहला भाग है जिसमें वर्ण के उच्चारण, यानी कि वर्ण का उच्चारण कैसे किया जाता है, वर्ण के उच्चारण के साथ साथ उसका आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनने के जो नियम होते हैं उस नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं भाषा के बारे में। यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भाषा के बारे में पढ़ेंगे। जो भी वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब यहाँ देखें कि जो भाषा होता है यह क्या होता है, तो हम लोग कल जाने हैं कि भाषा से तो अब हमें पता चल गया कि अनेक प्रकार की जो हम लोग क्या भाषा होता है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। अब जो लिखित भाषा यानी कि हम लोग भाषा के बाद एक चीज पढ़े हैं, लिपि। अब ये लिपि जो है, इसी लिपि को लिखना जो है, जब हम लिपि मिल गया हमें तो अब हम इसे लिखना प्रारंभ करते हैं। तो इसे व्यवस्थित ढंग से लिखना, इसे शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध इसका उच्चारण करना, शुद्ध शुद्ध किसी के सामने हम अपने विचार को प्रकट करते हैं, शुद्ध शुद्ध पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। और व्याकरण में सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है? वर्ण की। तो यहां देखेंगे कि वर्ण जो होता है, इस वर्ण को ही अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को क्या कहा जाता है? अक्षर। ये बात ध्यान रखिएगा, वर्ण को अक्षर कहते हैं। अब वर्ण के भेद, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अब वर्ण का परिभाषा जानेंगे कि वर्ण के व्यवस्थित समूह को, यहां देखेंगे वर्णमाला का परिभाषा। वर्ण से पहले हम लोग थोड़ा यहां जानेंगे वर्णमाला। वर्णमाला, ये वर्णमाला है। अब वर्णमाला है, यहां देखेंगे कि वर्ण क्या है, पहले इसको जानेंगे। तो वर्ण के बारे में देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। या फिर हम लोग जानते हैं कि वर्ण भाषा की वह सूक्ष्मतम यानी कि छोटी इकाई होती है जिसे और अधिक खंडित नहीं किया जाता है। इस परिभाषा को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। तो यह परिभाषा हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। या एक नया परिभाषा आपको हम बता रहे हैं, बहुत सारे बुक में अलग अलग परिभाषा लिखे गए, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं कि भाषा की छोटतम इकाई, बस भाषा जो होती है उसकी छोटी सी छोटी जो इकाई होती है और उसका खंडन नहीं किया जा सकता है, उसी को हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण के क्रमबद्ध समूह को या उसको कहते हैं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण होता है उसमें जो व्यवस्थित समूह होता है या जो उसका क्रमबद्ध समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला की संख्या आधुनिक व्याकरण के अनुसार 52 होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति शिक्षक का तैयारी करते हैं सीटेट का, उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि वहां से यही सब अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिहार बोर्ड के लिए भी 10th और 12 के लिए भी यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? 52। अब यहां देखें कि वर्णों के यानी कि भाषा के वह छोटतम इकाई जिसका और अधिक खंडन नहीं किया जा सकता है, जिसे और अधिक नहीं तोड़ा जाता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसे आप लोग बहुत अच्छा से और अंत तक देखें और बिल्कुल ही टेंशन ना ले, घर पे रह के बहुत अच्छा से आपकी तैयारी होगी। लॉकडाउन बाद फिर उसी अंदाज में उसी जोश के साथ हम लोग पढ़ेंगे जिस जोश के साथ हम लोग पढ़ रहे थे। आपका सिलेबस समय पर समाप्त करेंगे, यह हमारी सबसे पहली दायित्व और कर्तव्य है। और आप बिल्कुल ही ना घबराएं, कोई भी विद्यार्थी ना घबराए। आपका क्लास 1 घंटा की जगह 2 घंटा चलेगा। जो आपका क्लास 52-53 दिन बंद रहेगा, 60 दिन बंद रहेगा, लेकिन आपका सिलेबस समय पर रिवीजन के साथ समाप्त करेंगे। आप लोग बिल्कुल ही टेंशन ना लें। अब यहाँ स्वर वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर जिन वर्ण का उच्चारण, स्वर वर्ण यानी कि जिन वर्ण का उच्चारण किसी रुकावट माने बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है। हम लोग परिभाषा और जानते हैं स्वर वर्ण के बारे में कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए, या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, बिल्कुल वह स्वतंत्र है। जब हम उसका उच्चारण करेंगे तो बिल्कुल कोई बाधा ना हो, कोई भी वहां रुकावट नहीं आएगा और उसका उच्चारण आसानी से हो जाएगा, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। 3 से 4 परिभाषा आपको हम क्लियर करना है। सब चीज को लिखना पॉसिबल तो है नहीं, छोटा सा बोर्ड है घर पे का,
क्लासरूम तो है नहीं, लेकिन यहाँ आप लोगों को समझा रहे हैं 3-4 वीडियो। आप आसानी से जब भी आप वीडियो देखिए तो एक कॉपी कलम साथ में रखिए, ताकि आप आसानी से सभी चीज को नोट कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरी बातों को आप समझकर इसे आप बाद में भी लिख सकते हैं। और आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि हमारी भाषा को, हमारे कंसेप्ट को समझकर और आप परिभाषा खुद बनाइए। क्योंकि देखते हैं कि जब भी एग्जाम होता है, जब भी हम लोग के पास क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो सबसे पहले वहां क्या लिखा रहता है, तो विद्यार्थीगण यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, ये बात लिखा रहता है। तो यथासंभव अपने शब्द का मतलब क्या, कि जो आप कंसेप्ट समझिए, उसके बाद उसको अपने भाषा में, सरल आसान भाषा में बना के लिखिएगा, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो स्वर वर्ण यहां समझिएगा कि जिस वर्ण के उच्चारण करते समय किसी भी वर्ण का सहायता न लेना पड़े, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। दो परिभाषा होगा, जब बिना किसी वर्ण के सहायता से किसी वर्ण का उच्चारण किया जाता है तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब स्वर वर्ण जो होते हैं उनकी संख्या 11 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है बाबू, 11। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ वर्ण का जो भेद है यह 2 प्रकार के हैं, यह उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण के भेद उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। पहला क्या होगा, स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण का जब हम उच्चारण करेंगे तो स्वतंत्र रूप से करेंगे, बिना किसी रुकावट का। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी बाबू, तो 11। अब 11 जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी यू, ये जो होते हैं, या 11 इसका पूरा हो जाएगा आपका स्वर वर्ण। अब आया यहाँ व्यंजन। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11। अब हम लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में, स्वर वर्ण का भेद पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण के परिभाषा हम लोग को याद हो गया होगा कि स्वर वर्ण का जब उच्चारण करेंगे तो किसी भी वर्ण का सहायता नहीं लेंगे। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और उपलुप्त स्वर। बहुत आसान परिभाषा है तीनों का। और ध्यान देंगे इसके बाद जब हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि, तो उन संधि में ये 2 का, ह्रस्व और दीर्घ। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण की मात्रा। आप लोग को याद भी होगा, नहीं है तो लास्ट में उसको बताएंगे आपको। इन 3 चीजों का काम संधि में पड़ता है। अगर ये 3 चीज आपको पूरा कंठस्थ याद हो जाएगा तो आसानी से संधि हमको समझ में आ जाएगा। अगला वीडियो बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ देंगे स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं बाबू, 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्लुप्त स्वर। यहाँ देंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। अब इस बार 10th में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है। इसमें से एक क्वेश्चन इस बार आया था ऑब्जेक्टिव के रूप में 10th में, तो इसलिए इस बात को पूरा ध्यान से देखेंगे। ह्रस्व स्वर जिस वर्ण का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है, यानी कि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करेंगे और बहुत कम समय लगेगा उच्चारण में, जैसे में अ, छोटी ई हो जाएगा। इन सभी चीज का जब हम उच्चारण करते हैं कि अ का उच्चारण करेंगे बहुत कम समय लगेगा, ई का उच्चारण करेंगे बहुत कम समय लगेगा। या हम कह सकते हैं इसका दूसरा परिभाषा कि ह्रस्व स्वर जब हम वर्ण की उच्चारण करेंगे तो उसमें एक मात्रा का भाव प्रकट होता है। कै गो मात्रा लगता है, एक मात्रा। देख रहे हैं, अ में एक मात्रा है, ई में एक मात्रा है, 4 गो होता है इसकी संख्या। तो जब भी हम ह्रस्व स्वर जो होता है इसका उच्चारण करेंगे तो एक मात्रा का बोध होगा। या इसका दूसरा परिभाषा है कि स्वर वर्ण का, ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते समय हमें बहुत कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय ह्रस्व से 2 गुना अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। यानी कि इससे 2 गुना अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर के उच्चारण में। तो यहां हो जाएगा इसका दूसरा परिभाषा कि जिस स्वर का उच्चारण करते समय 2 मात्रा का बोध होता है। बाबू कै गो मात्रा, 2 मात्रा। जैसे में आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा। देख रहे हैं, तो इन सभी चीजों का जब हम उच्चारण कर रहे हैं
तो उच्चारण करते समय देख रहे हैं कि अधिक समय लगना, यहाँ अ, यहाँ आ, दुगुना समय लगा, यहाँ छोटी, यहाँ बड़ी, ई, ए, ओ। तो यहाँ देखेंगे एक मात्रा ये है और एक मात्रा इसका आ जाएगा, एक मात्रा यहाँ, एक मात्रा यहाँ, एक मात्रा यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो इन सब का 2 गो हो जाएगा, 2 मात्रा। तो आसानी से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखेंगे प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर यानी कि जिसमें ह्रस्व दीर्घ से भी अधिक यानी कि 3 गुना, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से या ह्रस्व स्वर से, ध्यान से बात सुनेंगे कि जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। अलग अलग प्रकाशन में अलग अलग परिभाषा लिखा गया है, लेकिन यहाँ बहुत आसान परिभाषा आपको बता रहे हैं कि जिस जिस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है तो उसे प्लुप्त स्वर कहेंगे। इसे पहचानने का बहुत आसान तरीका है। जैसे देखेंगे हिंदी का जो 3 का चिन्ह होता है, हिंदी में 3 ऐसा ही लिखा जाता है, तो जहां पे ऐसा चिन्ह देखिएगा वह कौन सा हो जाएगा, प्लुप्त स्वर। देखिए यहाँ लिखे एग्जाम्पल, हे राम, हे सीते, ओम। तो जहां पे ऐसा चिन्ह देगा, हिंदी में 3 का चिन्ह ऐसा ही लिखा जाता है, तो जहां ऐसा चिन्ह देखिएगा कह दीजिएगा कौन सा स्वर है, प्लुप्त स्वर। आसान चीज है ये। इन प्लुप्त स्वर का जो प्रयोग होता है, इन प्लुप्त स्वर का प्रयोग हम करते हैं जब वेद पढ़ते हैं, जब रामायण, महाभारत, पुराण, इन सभी चीजों का जब अध्ययन करते हैं तो वहां पे इन चीजों, इस मात्रा का प्रयोग करते हैं प्लुप्त स्वर का। अब यहाँ हम लोग दूसरा नंबर पर देखेंगे व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के बारे में कंप्लीट हुआ हम लोगों का। इसमें और भी होता है संयुक्त वर्ण, तो उतना डीपली वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट चीज ही पढ़ा रहे हैं। इतना से काम आपका चलेगा सीटेट में या आपको 10th 12 में, इतना बहुत काफी है, इनफ है। रहेंगे व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण पढ़ेंगे तो उसमें जब हम स्वर वर्ण की सहायता लेंगे, किस वर्ण की सहायता लेंगे बाबू, स्वर वर्ण की। तो जब स्वर वर्ण की बाबू सहायता लेंगे तो उसे क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण। इसकी संख्या होती है 33। इसकी संख्या कितनी होती है, 33। पूछा जाएगा कि स्वर वर्ण की संख्या कब हुआ, 11। अब व्यंजन वर्ण की संख्या कितना हुआ, 33। तो कितना हो जाएगा, 44। अगर पूछा जाए कि स्वर और व्यंजन मिला के कुल कितने वर्ण होते हैं, तो याद रखिएगा कि 44 होता है। तो यहाँ व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 33 होते हैं। अब देखेंगे व्यंजन के प्रकार। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं इसे बहुत सारे किताब में अलग अलग परिभाषा दिया गया है, लेकिन इसे सबसे आसान और सटीक परिभाषा हम बता रहे हैं, आपको आसानी से समझ में भी आएगा। क से म तक के सभी वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक यानी कि 25 स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो जो क से म तक का वर्ण होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से कहां तक, म तक के सभी व्यंजन को क्या कह देंगे, स्पर्श व्यंजन। अब देखेंगे व्यंजन वर्ण, जैसे कि देखेंगे यहाँ क का उच्चारण क लिख रहे हैं, तो क का उच्चारण करते समय हम किसका सहारा ले रहे हैं, अ का, तब न जाके बन रहा है क। तो इसमें स्वर का सहायता लिए कि नहीं लिए, तो जब इसमें स्वर का सहायता लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। तो यहाँ स्पर्श व्यंजन यानी कि क से म तक के सभी वर्ण को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। इसे 5 वर्गों में बांटा गया है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। यानी कि जो कवर्ग होता है इसमें 5 क ख ग घ अंग, 5 इसमें होगा, च च ज 5 इसमें होगा, 5 इसमें होगा, 5 इसमें होगा, 5 इसमें होगा। तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25। इसीलिए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है बाबू, 25 होती है। अब जो कवर्ग होते हैं उनको कंठय कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण जो होता है वह कंठ के सहायता से किया जाता है। चवर्ग को क्या कहते हैं, तालव्य, क्योंकि इसका उच्चारण तालु के द्वारा किया जाता है। इसका टवर्ग यानी कि इसका उच्चारण मूर्धन्य के माध्यम से किया जाता है। तवर्ग इसका उच्चारण दंत के माध्यम से किया जाता है, दंतय कहते हैं। पवर्ग को वष्ठा कहते हैं। तो अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से वर्ग को तालव्य कहते हैं, तो चवर्ग का। पूछा है कौन से वर्ग को दंतय कहते हैं, तो तवर्ग। या पूछा कि वष्ठा में कौन सा वर्ग आते हैं, पवर्ग का। जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से बना सकते हैं।
अब दूसरा है अंतःस्थ वर्ण। तो य र ल व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? य र ल व को क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। उष्म व्यंजन 4 स, 3 स और ह, इसको क्या कह देंगे? उष्म व्यंजन। अब देखेंगे यहाँ स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट चीज है, 25। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। तो इसको आप आसानी से आप इसको पहले उतार लीजिए। उसके बाद इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। और भी होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, और स्वर वर्ण की मात्रा पढ़ेंगे, वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। उसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म होगा। इसको थोड़ा सा नोट करते हैं पहले। याद रहेंगे कि उच्चारण की दृष्टि से हम लोग पढ़ेंगे या व्यंजन के प्रकार। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि व्यंजन का जो प्रकार होता है वह 3 प्रकार के पढ़े थे। स्पर्श व्यंजन पढ़े थे, उसमें अंतःस्थ व्यंजन पढ़े थे, और उष्म व्यंजन पढ़े थे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि उच्चारण की दृष्टि जो होता है उससे व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ध्यान से देखेंगे कि जब हम अल्प प्राण का उच्चारण करेंगे, जब जिस वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि, जैसे खूब हकार की ध्वनि अगर उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न नहीं होता है, अगर हकार का ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा तो अल्प प्राण, हकार की ध्वनि उत्पन्न होगा तो महाप्राण। बहुत आसान परिभाषा है, ध्यान से जानेंगे कि जब किसी भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो व्यंजन का उच्चारण करते समय अगर हकार की ध्वनि नहीं होती है तो अल्प प्राण, हकार की ध्वनि होती है तो महाप्राण। तो यहाँ जो अल्प प्राण होते हैं हकार की ध्वनि में, वो किसमें किसमें होता है? तो प्रत्येक वर्ग का होता है 5 गो, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग पढ़े ना। तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा। जैसे में देखेंगे कि पहला वर्ग कवर्ग का ये क जो होगा या पहला हो जाएगा, ग जो हो या तीसरा हो जाएगा, और जो अंग होगा ये क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा। इसी तरह छ जगह भी जगह लिखेंगे तो उसमें भी पहला, तीसरा और पांचवा। तथा अंतःस्थ, तो अंतःस्थ भी हम लोग पढ़े, य र ल व को क्या कहते हैं? अंतःस्थ वर्ण। तो यह मतलब जितना भी है यह सबका उच्चारण करेंगे तो इसमें हकार का ध्वनि देंगे। क सारा इसमें हकार का ध्वनि उत्पन्न होता है, लेकिन ये ख, तो ख में कि हकार का ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। ख थोड़ा सा इसमें हंकार पूरा उत्पन्न हो रहा है। यहाँ श्वास जो होता है इसको और लेना पड़ता है, जोर से इसको टानना पड़ता है। तो जिसमें हकार की ध्वनि अगर अधिक लेनी पड़ती है तो उसे हम क्या कहेंगे? महाप्राण। हकार की ध्वनि नहीं लेनी पड़े तो उसे कहेंगे अल्प प्राण। अब देखेंगे यहाँ दूसरा महाप्राण। तो उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं होती है, ध्वनि होती है, जब उच्चारण करेंगे तो इसमें हकार की ध्वनि अगर होगा तो उसे क्या कहेंगे? महाप्राण। इसमें आता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। जैसे देखेंगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। जैसे मान लेते हैं कि क ख में देखेंगे दूसरा क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा ना, और चौथा क्या हो जाएगा? घ, चौथा हो जाएगा। और इसमें आ जाता है उष्म, यानी कि उष्म में ये आ जाएगा ना जी, तीनों स लिख देंगे और एक क्या लिख देंगे? ह। ये सभी में देंगे ख घ, उसको देंगे कि छ। प में देंगे प तो नहीं होगा क्योंकि प पहला है तो किसा रहेगा? अल्पप्राण। और उसको फ जोर से उच्चारण करना पड़ रहा है तो ये महाप्राण हो जाएगा। इसको हम देखेंगे। इसके बाद श्वसन के आधार पर भी व्यंजन का प्रकार होता है, इसको नोट करते हैं। यहाँ की देखेंगे स्वरतांत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर जो स्वरतांत्री होते हैं, स्वरतंत्रियों की स्थिति जो होती है, और जब हम बोलते हैं स्वर में यानी कि सांसों में बोलते समय जब कंपन होता है उसके आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है, घोष वर्ण, अघोष वर्ण। घोष वर्ण उच्चारण में जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करेंगे, किसी भी व्यंजन का जब किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वरतांत्रियों में स्वर वायु के कारण कंपन होती है।
जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे और उच्चारण करते समय स्वरतांत्रियों में जो श्वास होता है और जो वायु होता है और इसी के कारण जब उसमें कंपन होती है तो उसे घोष वर्ण कहेंगे। जैसे में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व जो होता है और ह, यह क्या होता है, घोष व्यंजन होता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि सभी स्वर वर्ण घोष वर्ण होते हैं। जितना भी स्वर वर्ण होता है यह घोष वर्ण होता है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, तो वहां स्वर वर्ण भी घोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व और ह जो होता है वह घोष होता है, क्योंकि जब इसका उच्चारण करेंगे तो स्वर तांत्री में यानी कि स्वर तांत्रियों में श्वास वायु के कारण कंपन होता है। दूसरा है अघोष वर्ण। जब हम उच्चारण करेंगे किसी भी व्यंजन का तो स्वर तांत्रियों में श्वास आयु के कारण कंपन नहीं होता है तो उसे हम अघोष वर्ण कहेंगे। यानी कि जब कंपन होगा तो उससे घोष, जब कंपन नहीं होगा तो अघोष। जैसे में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा श जो होता है, तीनों स जो होते हैं, दंत स, मूर्धन्य स और स, इन तीनों का जब हम उच्चारण, तीनों को और पहला और दूसरा होता है यह अघोष होता है। इसका जब उच्चारण करेंगे तो स्वरतांत्रियों में कंपन नहीं होता है, लेकिन यहाँ श्वास और वायु में जो होता है वह कंपन होता है। इसे नोट करेंगे। अब यहाँ थोड़ा हम लोग देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों के उच्चारण स्थान में हम लोग देखेंगे कि यहाँ चार्ट बना दिया है, तालिका बनाया है, तालिका से इसे आसानी से समझ सकते हैं। उच्चारित वर्ण, अंग, नाम और इधर स्वर वर्ण की मात्रा लिखा गया है। तो इसे देखेंगे यहाँ थोड़ा सा। उच्चारित वर्ण की अ, आ, कवर्ग और ह। तो जो कवर्ग होता है इसमें 5 आ जाएगा, क, ख, ग, घ, ङ। तो इसे आसानी से समझ लीजिएगा, कवर्ग चवर्ग लिख दिए हैं, जगह की कमी है। अ, आ, कवर्ग और ह का उच्चारण कंठ के द्वारा किया जाता है। इसे कहते क्या है, तो इसे कंठय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कंठय कहते हैं। दूसरा है छोटी और बड़ी चवर्ग और स, यह तालु होता है, इसे तलबे कहते हैं। री, टवर्ग, स, मूर्धा यानी कि मुंह के द्वारा इसका उच्चारण करते हैं, इसका उच्चारण मुंह के द्वारा करते हैं, इसे मूर्धव्य कहते हैं। तवर्ग और स दंत यानी कि दांत के द्वारा, दंतव्य। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पवर्ग, ओष्ठ यानी कि ओष्ठ के द्वारा इसका उच्चारण करते हैं। ए, कंठ और तालु दोनों के सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है, इसे कंठव्य ताले कहते हैं। ओ, कंठ और ओष्ठ, इसे कंठोष्ठ्य कहते हैं। व का उच्चारण दंत और ओष्ठ के माध्यम से किया जाता है, इसलिए इसे दंत्योष्ठ्य कहते हैं। और पांचों वर्ग का अंतिम अक्षर नासिक यानी कि नाक के द्वारा, नासिक्य नाक के द्वारा इसका उच्चारण करते हैं। और कंठ के द्वारा, छोटी बड़ी चवर्ग स तालु के द्वारा, इसे आसानी से उच्चारण करते हैं। क कंठ के द्वारा, त तालु का सहायता लिए, मूर्धा मतलब मुंह, ट, प। अब ए अब निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों के सहायता से किया जाता है, तो ए और औ का। अब इसे वर्णों की मात्रा यहाँ लिख दिए हैं ताकि आपको संधि पढ़ने में दिक्कत ना हो। देंगे अ का मात्रा कुछ नहीं होता है, लेकिन अ से जो रहित व्यंजन होते हैं वह हलंत कहे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कहीं लिखा रहता है क हलंत, च हलंत, ट हलंत, प हलंत वगैरह इत्यादि लिखा रहता है तो वही अ का मात्रा हो जाता है। आ का हो जाता है इधर छोटी ई का, बड़ी ई का, उ इस सब का मात्रा हो गया। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। सभी एक कॉपी लेकर के और इसे नोटबुक अच्छा से बना लीजिएगा और आपका सिलेबस समय पर समाप्त होगा। इसलिए कोरोना वायरस में आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें।